नमस्कार। मैं लालचंद काहर, व्याख्याता हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। मैं आज हिंदी भाषा का आधुनिक काल विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। हिंदी भाषा का आधुनिक काल के विकास के क्रम में हम आज इस व्याख्यान में देखेंगे कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास किन किन स्तरों पर हुआ और वर्तमान में ये राष्ट्रभाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में इसकी इस स्थिति में किस तरह पहुंची। प्रस्तावना के रूप में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हिंदी जो आज हमारे सामने इस तरह से है वो किन किन पड़ावों को पार करती हुई यहाँ तक पहुंची है। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत की ओर हम आते हैं और लौकिक संस्कृत के बाद में पाली भाषा और पाली भाषा के बाद में यहाँ प्राकृत भाषाओं का चलन रहा। प्राकृत भाषाओं से ही अपभ्रंश निकली और उन अपभ्रंश में से एक अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश थी। उस शौरसेनी अपभ्रंश ने विकसित होकर खड़ी बोली का रूप लिया। लेकिन शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने के और खड़ी बोली तक आने की इसकी यात्रा में इसके कई सारे नाम और रूप बने, जैसे अवहट, डिंगल, पिंगल, हिंदवी, दक्खनी, सदुक्कड़ी आदि आदि। हिंदी भाषा के विकास के कालखंडों को हम 3 चरणों में बांटते हैं। हिंदी भाषा का आदिकाल, हिंदी भाषा का मध्यकाल। आज हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का आधुनिक काल, जो 1800 ईस्वी से लेकर वर्तमान काल तक का काल है। आधुनिक काल हिंदी में के कुछ बिंदुओं पर हमें ज्ञान करेंगे कि 19वीं शताब्दी से पूर्व भी क्या खड़ी बोली थी, उससे पूर्व भी खड़ी बोली के कुछ लक्षण हमें प्राप्त होते हैं, कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं, कुछ साहित्य के ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन सी खड़ी बोली रही और खड़ी बोली के गद्य के विकास में किन किन का योगदान रहा, जैसे कि ईसाई पादरियों का, पत्रिकाओं का, हम उन पर भी बात करेंगे। और इसी के तहत हिंदी और उर्दू के संघर्ष की भी बात करेंगे। आधुनिक युग में सबसे पहले भारतीय युग में खड़ी बोली गद्य का आरंभ हुआ, हम उसकी भी बात करेंगे। और फिर इसके परिष्कार काल और इसके उत्कर्ष काल की भी हम बात करेंगे। 19वीं शताब्दी से पूर्व की खड़ी बोली में हम बात करें तो अमीर खुसरो, कबीर और उनकी मंडली के संत, मध्यकालीन महाराष्ट्रीय संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि की भाषा, ये भी खड़ी बोली की प्रारंभिक रूप में आती है। अकबर के समकालीन कवि रहीम की अगर कविता की बात करें तो उनकी भाषा भी खड़ी बोली के बहुत नज़दीक थी। घनानंद कवि जो रीतिकाल के थे, उनकी कविता में जो विरह लीला और कवि रघुनाथ की इश्क महोत्सव, इन दोनों कृतियों में भी खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज, शाह मिराजी, शमसुल उशाक, शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुल्ला वजी आदि ये ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी से पूर्व भी अपने काव्य में खड़ी बोली का उपयोग किया है। अब हम बात करें कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली को विकसित करने में कौन कौन सी संस्थान और व्यक्तियों ने योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इस संस्थान का हिंदी के विकास में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर कई पाठ्य पुस्तकें हिंदी खड़ी भाषा में तैयार की गई। और इसी संस्थान के जो प्राचार्य थे जॉर्ज गिलक्राइस्ट, उनका योगदान भी हिंदी खड़ी बोली के विकास में बहुत है। इसी के साथ साथ इस संस्थान के लल्लूलाल, जिनका प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, वेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, लतायफे हिंदी, सदल मिसर का नासिर का अभियान, मुंशी सदासुख लाल नियाज का सुख सागर, इंशा अल्लाह खां का उदयबान चरित्र या रानी केत की कहानी, ये चारों लेखक इसी संस्थान से जुड़े हुए थे और इन्होंने हिंदी की शुरुआती गद्य परंपरा को विकसित करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। हिंदी खड़ी बोली के योगदान में अब हम बात करते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने क्या क्या किया। 1801 ईस्वी में विलियम केरे नाम के एक पादरी थे, इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को हिंदी में अनुवाद करवाया और खड़ी बोली में उसको लोगों में अनुवाद करके बांटा और लोगों को खड़ी बोली के विकास में उनका इस तरह से एक सहयोग रहा। 1954 में हिस्ट्री ऑफ बाइबल का अनुवाद हुआ। ईसाई पादरियों ने सबसे पहले यहाँ हिंदुस्तान में प्रेस स्थापना की और प्रेस स्थापना होते ही यहाँ पर छापाखाना इतना जल्दी से हुआ कि कई किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ यहाँ प्रकाशित होने लगी। ईसाई मिशनरियों ने
पाठ्य पुस्तकों का भी प्रकाशन किया, वो भी खड़ी बोली में किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ी बोली के विकास में ईसाई मिशनरियों का भी अपना एक योगदान है। 19वीं शताब्दी में अब हम बात करें कि हिंदी को विकसित करने की वाली कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, सुधाकर, और इसके अलावा भी खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाले बहुत सारे यहाँ पत्र पत्रिकाएं थी, जैसे विद्या दर्शन, धर्म प्रकाश, ज्ञान दीपिका, वृतांत दर्पण, भारतखंड अमृत, ज्ञान प्रदायनी पत्रिका आदि। ये ऐसे पत्र पत्रिकाएं थी जिन्होंने खड़ी बोली को एक रूप दिया, एक आकार दिया, और इस वजह से खड़ी बोली आज जिस रूप में है वो उस रूप में बन सकी। इसी दौरान एक हिंदी और उर्दू संघर्ष भी हमें देखने को मिलता, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर सारे भारत में स्कूल कॉलेज अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए खोले। तो अंग्रेजों ने खड़ी बोली को, हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाना चाहा, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने पहली बार इसका विरोध किया कि नहीं, खड़ी बोली को नहीं पढ़ाया जाए, उर्दू को पढ़ाया जाए। और अंग्रेजों ने इसी हिंदी और उर्दू के झगड़े को अपना राजनीतिक हथियार बना के यहाँ पर कहा, और उर्दू को यहाँ बोलचाल की जो भाषाएं थी और उपयोग की भाषा थी, हिंदी भी उपयोग और बोलचाल की भाषा थी, उसको उन्होंने काम में नहीं लिया और उर्दू को अदालतों की भाषा बना दिया, और उर्दू के मुकाबले हिंदी केवल बोलचाल की भाषा बनी। इसी दौरान राजा शिवप्रसाद सिदारे हिंद ये उर्दू के समन्वयकारी लेखक के रूप में सामने आए। इसी प्रकार से शिवप्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित शैली के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह ने अरबी फारसी शब्दों से युक्त हिंदी भाषा का समर्थन किया। भारत हिंद युग में खड़ी बोली की हम बात करते हैं तो भारत हिंद युग में गद्य की सारी विधाएं और पत्रिकाओं की सारी विधाएं और खूब सारे की पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित होती रही। और इसी प्रकार भारत हिंद युग के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका का काल आया, जिसमें हिंदी के सर्वाधिक रचनाकारों ने अपनी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी। इसी प्रकार छायावाद एक ऐसा युग रहा है जिस युग में हिंदी अपनी ऊंचाइयों पर रही है। हिंदी का साहित्य एक सर्वोत्कृष्ट साहित्य इस दौरान लिखा गया। उत्कर्ष काल के दौरान ही प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की कविता लिखी गई। हिंदी के उपन्यास, निबंध, नाटक आदि लिखे गए। इस दौर के प्रमुख कवियों में निराला, रामधारी दिनकर, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, विशंबरनाथ कौशिक, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नागार्जुन आदि ये ऐसे साहित्यकार और कवि थे जिन्होंने हिंदी को उत्कर्ष पर पहुंचाया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी की समृद्धि की हम बात करें तो इस दौर में गद्य की विधाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत के लगभग 200 विश्वविद्यालयों में आज स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। हिंदी फिल्मों और गीतों से हिंदी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जिन्होंने इसको बहुत आगे तक पहुंचाया। निष्कर्ष के रूप में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 19वीं शताब्दी से पूर्व भी खड़ी बोली का प्रयोग होता रहा है। 4 लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को विकसित किया। प्रेस की स्थापना हिंदी गद्य के लिए वरदान साबित हुई। गद्य की विविध विधाओं का विकास यहाँ पर हुआ। खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों में काम आने लगी। आज़ादी के उपरांत हिंदी राजभाषा बनी और बहुत सारा साहित्य लिखा गया। अंत में अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा का योगदान भी हिंदी को विकसित करने में कहीं भुलाया नहीं जाएगा और आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने की ओर अग्रसर है। नमस्कार, धन्यवाद।